सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को एक बार फिर से दिल से, मन से, तन से, धन से स्वागत गोपाल वर्मा के इस प्यारे से सीखने सिखाने के सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। पवन साहब कहते हैं मैं शशि थरूर साहब के ट्वीट्स पढ़ता हूँ, पल्ले नहीं पढ़ते हैं। अरे क्या रखा है शशि थरूर में? गोपाल वर्मा इधर है यार, कमाल करते हो। गोपाल वर्मा सर को फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे, अभी क्लिक करो। इंस्टाग्राम, गोपाल वर्मा सर को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। क्या रखा है दुनिया में? दिस इज EGV है, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। गोपाल वर्मा सर को फॉलो करो यार, कमाल करते हो। इंस्टाग्राम पर मिले, मजेदार चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, क्या तुम शशि थरूर को पढ़ते हो? शशि थरूर एक अलग चीज है भाई, हम अपनी अलग चीज हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को एक बार फिर से नमस्कार। पिछली क्लास तक हम लोगों ने बातें की थी वर्ब एडवांस के बारे में। समय बचाने के लिए चलिए दोस्तों कहानी आगे लेकर चलना चाहेंगे हम, और मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चीज़ों को समझना, पढ़ना, डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है भाई, तो सर ज़रा पढ़ने के मामले पर लेकर आए। थैंक यू एवरीवन। पिछली क्लास तक हम लोगों का जो जिक्र चला था, हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ब एडवांस में बात करनी शुरू की थी कि बेसिकली हमारी जो वर्ब है वो हमने फाइनाइट वर्ब का जिक्र किया। और बेसिकली फाइनाइट वर्ब जो होती है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब अपने आप में ऐसी वर्ब्स हुई जिनका बिहेवियर चेंज होता है टेंस या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में समझा। ये ऐसी वर्ब है जिनके ऊपर टेंस या नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी लिखी हुई वर्ब्स को अगर हम कायदे से समझने का प्रयास करें, ऐसी लिखी वर्ब्स को अगर हम कायदे से समझने का प्रयास करें, तो ऐसी लिखी हुई वर्ब्स के ऊपर टेंस नंबर का फर्क नहीं पड़ता, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। इसको समझने के लिए हमने कुछ हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, इसको हमने समझने का काम किया। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। तो जो बात हम लोगों ने समझने का काम किया, हमने समझा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव्स के रूप में आती हैं। इन्फिनेटिव्स अपने आप में 2+V1 जो कि नाउन का काम करता है, और इसी के दायरे में हम लोगों ने समझने का काम किया कुछ फाइनाइट वर्ब्स ऐसी हुई जिनके बाद आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब के बिहेवियर को हम फिक्स पैटर्न में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? और इसी से जुड़े कुछ एक सवालात हमारे सामने पिछली क्लास में आए। बोलो हाँ। ये तो थी हमारी बातचीत एक, जिसे हमने कहा इन्फिनेटिव्स। फिर हम लोगों ने समझा कि कभी कभी लिखे हुए सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ना लिखने की वजह से, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट ना लिखने की वजह से ही हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा दूसरा नियम था। आगे हम लोगों ने समझने के प्रयास में बात की बेर इन्फिनेटिव्स के बारे में। और बेर इन्फिनेटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो बेर इन्फिनेटिव्स जिसमें हम लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसमें टू का हम लोग जिक्र नहीं लिखते। ठीक है बेटा? और बेर इन्फिनेटिव से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक चीजों का डिस्कशन किया था। 8 है वो वर्ब्स, मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। सी
वॉच, नोटिस, हेल्प, हियर, मेक, लेट, बिड। हमने कल की क्लास में इस चीज के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए मेरे भाई, थोड़ा सा चीजों को मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा और ये जो बात अब मैं करूंगा, यहां से हम लोगों को डिफरेंस समझ आना शुरू होगा, कल की क्लास और गहरे रूप में समझ में आनी शुरू होगी। तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे हम लेकर चलना चाहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड जेरंड। क्या कहा हमने? जेरंड। अब प्लीज समझने पर ध्यान लगाएं भैया, कमेंटबाजी करने वाले लोग हाथ जोड़ विनती, सिर चरणों में ध्यान, सिर्फ यहाँ पर ध्यान, बाकी कहीं आसपास नहीं। जेरेंट की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर बनाकर चलता है और इसे हम कहते हैं V1 प्लस ING। बेसिकली ये काम करता है एक नाउन का, और क्योंकि नाउन का काम करता है तो कुछ ग्रामेरियंस इसी को वर्बल नाउन भी कहते हैं। और बच्चों हम जानते हैं नाउन को पहचानने के लिए व्हाट काफी है, क्योंकि हु और हुम तो नेम ऑफ अ पर्सन को पहचानने का काम करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने जब पिछली क्लास में बात की थी तो एक सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था, टू स्मोक इज इंजीरियस, कुछ ऐसा ही लिखा था बच्चों। और हम लोगों ने इस टू स्मोक की जगह हम लोगों ने सवाल पूछने का काम किया, व्हाट के कायदे से ये बात बनती है नाउन। क्या बनती है भाई? नाउन। तो जब मैंने ये चीज लिखी थी तो कई बच्चों के दिल में, जहन में ये सवाल उठा था कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस टू स्मोक को हटाकर मैं सेंटेंस के लिए स्मोकिंग भी तो कह सकता हूं। ये बात भी तो अपने आप में संभव है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बात भी तो अपने आप में संभव है, यकीनन अपने आप में संभव है। अरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। मैं अगर कहने की कोशिश करूं मैं अगर आपको कहने की कोशिश करूं, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज, अगर मैं ये बात करना चाहूं तो बच्चों ये भी लिखी हुई बातचीत व्हाट का आंसर दे रही है, कायदे के अनुसार ये नाउन हुआ। अब अगर मैं इसी बातचीत को चाहूं तो टू रन की जगह, इसी की जगह रनिंग भी तो कह सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि बात ये समझ आती है कि V1 के साथ जुड़ा ING कभी कभी व्हाट का आंसर देकर हमें नाउन की बात बताता है। आप लोगों को याद होगा प्रोनाउन पढ़ाया था आज से 15,000 साल पहले मैंने आपको, बोलो हाँ। हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ने का काम किया था और प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने सर एक सेंटेंस लिखा था, ही appreciated me joining the club। एक ऐसा सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था, he appreciated me joining the club। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछने का प्रयास करूं, he appreciated what, जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा ही एप्रिशिएटेड व्हाट का आंसर आप लोगों ने दिया ज्वाइनिंग। अब अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा था तो कायदे से ये नाउन हुआ, और नाउन होने की वजह से ही हमने इस मी को हटाकर यहाँ पर माई का यूज किया। हम लोगों ने प्रोनाउंस के दौरान इस बात को समझा था। आज उसकी वजह समझ आती है कि ये जुड़ा V1 के साथ ING बेसिकली नाउन क्यों बनता है, क्योंकि कायदे से ये अपने आप में एक जेरेंट होता है। बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, एक बार इसे थोड़ा सा देख लो, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। चलिए दोस्तों, यहां तक की बातें हम लोगों को समझ में आती नजर आती है कि भैया जेरेंट भी अपने आप में नाउन का ही काम करता है। दोस्तों पिछली क्लास की शुरुआत में मैंने आप लोगों के साथ मिलकर कुछ एक एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने जो इससे पहले सुना और समझा था, मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा, ही डिसाइडेड ब्लैंक
और यहाँ लिखा पे द बिल। तो बच्चों एक ऐसा सेंटेंस हम लोगों ने पिछली क्लास में लिखा था और उसकी बातचीत को समझने का प्रयास करते हैं। आपके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? ही डिसाइडेड ब्लैंक पे द बिल। बताओ बेटा। तो आप लोगों ने यहाँ पर जचाने की कोशिश की थी ही डिसाइडेड और ये हुआ टू पे द बिल, यही कहा बेटा। अब अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस में इस डिसाइडेड को हटाकर और मैं यहीं पर लिखने का काम करता हूं स्टॉप्ड। क्या लिखा मैंने? स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड की वजह से आप लोगों ने लिखवाया था पेइंग होना चाहिए सर। अरे बात को ध्यान से देखो भाई, डिसाइडेड के बाद ये जो लिखा है नाउन है, स्टॉप्ड के बाद ये जो लिखा है ये भी नाउन है। अरे हाँ है ना? इसका मतलब जब डिसाइडेड के बाद इन्फिनेटिव आया तो कुछ ऐसी वर्ब भी हैं जिनके बाद हम हमेशा जेरेंट यूज करते हैं। फिर कह रहा हूं जिनके बाद हम हमेशा जेरेंट यूज करते हैं। तो वर्ब के कुछ ऐसे भी पैटर्न्स हैं जिनके बाद हम हमेशा जेरेंट यूज करते हैं। तो यहीं से हमारा पहला एक सवाल तैयार होता है आफ्टर। अभी वजह समझा दूंगा बेटा मैं, इसको पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। आफ्टर द फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स वी यूज V1 प्लस ing। कायदे से हम इसे जेरेंट कहने की कोशिश करते हैं। इसकी अगर लिस्ट में बनाना चाहूं तो स्टार्ट, स्टॉप, enjoy, love, like, hate, avoid, deny, remember, object, etc। ठीक है, एक और लिख लेते हैं मिस। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं, एक बार बेटा फटाफट से नजरें निकालो तो। अब मैं इन्हीं के आधार पर कुछ एक सवाल तैयार करना चाहूंगा, फिर मैं आप लोगों को इनकी वजह से मिलाना शुरू करूंगा। चीजें सिस्टमैटिक होंगी, अब समझने में आएंगी। अब मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिखने की कोशिश कर रहा हूं।
मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें। दिमाग लगाए भाई। अब एक एक सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने समझने का प्रयास करें बच्चों, बहुत गहरी बातों पर मैं लेकर जाना चाहूंगा। अब ये अगर चीजें ध्यान से सुन ली तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कल की क्लास की भी कहानी बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेट अस हैव दिस डिस्कशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस वन की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ी देर पहले ही हमने समझा कुछ फाइनाइट वर्ब्स के बाद हम लोग हमेशा जेरेंड यूज करते हैं। हीना इंजॉयड, तो आपने इसी के ठीक बाद लिखने की कोशिश की मेरे भाई और कहा वॉचिंग, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस टू, राहुल स्टार्टेड ब्लैंक, ठीक है। तो स्टार्टेड के बाद जो भी आती है आपने कहा सर हम लोग राइटिंग का यूज करते हैं, मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। शिखर डिनाइड ब्लैंक टेक द ब्राइब, तो आपने यहां पर लिखवाने का काम किया टेकिंग। पहले तो इस जहन में इस बात को बैठाने की कोशिश करो कि ये इन्फिनिटिव और जेरेंड, इनके बेसिक नेचर में क्या फर्क है। सुन रहा है ना तू? इनके बेसिक नेचर में क्या फर्क है, बड़े ध्यान से सुनना, कल की क्लास एक ही बात एक ही दम से समझ आनी शुरू हो जाएगी। हम इन्फिनिटिव्स की और जेरेंड की अगर बात करते हैं तो इनके बिल्कुल छोटा सा इनके बीच का फर्क होता है, मैं समझाना चाहूंगा बच्चों। अगर मैं समझने की कोशिश करूं अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो भाई इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर यही होता है, बोलो हाँ। इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर यही होता है, और ये जब स्ट्रक्चर अर्थ तैयार करता है तो इसका अर्थ हुआ ये काम अभी हुआ नहीं, ये काम होना अभी बाकी है। मैंने क्या कहा? ये काम अभी होना बाकी है, ठीक है। अब ये हुआ नहीं, ये काम होना अभी बाकी है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने कहा येट टू बी डन, अभी हुआ नहीं, होना अभी बाकी है, उस काम के लिए हम कहते हैं 2+V1। लेकिन अगर हम जिस जेरेंड की बात करते हैं, तो जेरेंड की जब हम बात करते हैं तो जेरेंड फंक्शन करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में? एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो एक्शन चल रहा है, यानी कि जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। कैसा हुआ बेटा? जो एक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस। सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखो, मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस, इसका मतलब मैंने घर खरीदा। आप कहोगे नहीं सर, मैं अगर ये कहता हूं मैं एक घर खरीदना चाहता हूं, इसका मतलब ये काम अभी हुआ नहीं, ये काम होना अभी बाकी है। और जो काम होना अभी बाकी है उसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्फिनिटिव। क्या यूज करते हैं बेटा? इन्फिनिटिव। अच्छा, एक सेंटेंस और लिख लेता हूं, चीजों को अब समझना, कल की क्लास के हर एक एस्पेक्ट को समझना, क्लियर होगा। इन्फिनिटिव उस काम के बारे में बात करता है जो हुआ नहीं, होना अभी बाकी है। मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा शी डिसाइडेड टू पे द बिल।
मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को समझने का काम करता हूं, उसने डिसाइड किया है पर उसने भी बिल पे किया नहीं, उसने डिसाइड किया है कि वो बिल पे करेगी, यानी कि काम होना अभी बाकी है। क्लियर हो गई बातचीत? अब आओ बेटा लिखे हुए इस पहले सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा है हीना इंजॉयड। हीना इंजॉय करती है कब? जब फिल्म देखने का काम कॉन्टिन्यूस हो। अरे भाई हाँ ना, आप मेरी क्लास को इंजॉय करते हो कब? कब? जब क्लास में पढ़ाने का काम मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूं। अरे हाँ है ना, तो आप ये कहते हो वी एंजॉय लर्निंग इन दिस सेशन। अरे हाँ है ना, तो इसका एंजॉय के बाद लर्निंग क्यों कहा? क्योंकि सर जब आप पढ़ा रहे होते तो सीखने का एक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। इज माई पॉइंट क्लियर? यहां पर लिखे हुए इसी हम लोगों को बातचीत के साथ जेरेंट का यूज करना पड़ा। राहुल स्टार्टेड, उसने जब शुरू कर ही दिया तो इसका मतलब ये एक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है भाई। डिनाई और रिफ्यूज दो अर्थ होते हैं, दोनों में फर्क है। रिफ्यूज का मतलब होता है टू से नो, जब आप किसी चीज को नो कहते हो, रिफ्यूज कर दिया। टू से नो, कोई भी काम करने से पहले मना करना, इसे हम कहते हैं रिफ्यूज। और डिनाई, कोई भी काम करने के बाद आप जब मना करते हैं। ठीक है ना जी? जैसे अगर मैं आपको कहता हूं यार मुझे 10,000 रुपए देना, आपने कहा मेरे पास नहीं है, यू रिफ्यूज्ड टू गिव मनी। रिफ्यूज काम करने से पहले मना किया, यानी कि काम तो भी हुआ नहीं, इसीलिए रिफ्यूज के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और अगर यही चीज मैं आपके भाई, आपके पिताजी के सामने कहूं कि यार कैसा दोस्त है मेरा, देखो पैसे भी नहीं दिए मेरे को जरूरत पे, तो आप क्या कहोगे? यू डिनाइड आस्किंग फॉर मनी। इसका मतलब वो पैसा मांगने का जो एक्शन कॉन्टिन्यूस, आपने उसे मना किया। ठीक, आगे आती है बातचीत हमारे सामने। अब इन सारे के सारे सेंटेंसेस को ध्यान से समझना मेरे भाई, और ये वर्ब एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट दायरा है। यहीं से आपका इंटरेस्टिंग फेज शुरू होता है, यहीं से आपको इन्फिनेटिव्स और जेरेंट के डिफरेंस समझने समझाने का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। लिखे सेंटेंस पर ध्यान दें। आई सॉ द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। यहां पर इस सॉ की वजह से बेर इन्फिनेटिव आएगा। बेर इन्फिनेटिव आने की वजह से इसका अर्थ क्रॉस के साथ निकलता है। अगर क्रॉस लिखने का मतलब है तो ये है तो इन्फिनेटिव का ही बेयर, इसका मतलब एक्शन इज येट टू बी डन। अब अगर इस कायदे से मैं समझना चाहूं तो ये हमारे सामने एक रोड है, ठीक है जी, और ओल्ड मैन यहां पर आपके सामने खड़ा है। इस इंसान ने अभी रोड क्रॉस किया नहीं, रोड क्रॉस करने का काम होना अभी बाकी है। ये तो हुआ इस 100 के बाद क्रॉस लिखने का मतलब, ठीक है, ये तो हुआ क्रॉस। लेकिन अगर मैं इसी क्रॉस की जगह लिखने का काम करता हूं आपके सामने क्रॉसिंग, तो इस क्रॉसिंग का मतलब मुझे क्या समझ में आ गया भाई? इस क्रॉसिंग का मतलब समझ आया कि क्रॉस करने का एक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब वो इंसान कहीं रोड को इस तरफ से क्रॉस कर रहा है। समझ में आया बात? हाँ या ना? अब ये दोनों जो फंक्शन है, इस लिखे हुए क्वेश्चन पर दिमाग लगाते हैं। एवरीवन सॉ द थीफ स्नैच या स्नैचिंग द चेन। आपको कैसे पता चला वो इंसान चोर है? आपको तब पता चला वो इंसान चोर है जब उस इंसान ने चेन छीनने का एक्शन किया, यानी कि एक्शन कौन सी कैटेगरी में हुआ? कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए जब इसकी चॉइस में दिए जाते हैं दो ऑप्शन, एक लिखा मिलता है स्नैच, एक ऑप्शन लिखा मिलता है स्नैचिंग, तो भाई आप कौन से ऑप्शन पर मार्क करने की कोशिश करते हो? स्नैचिंग। क्योंकि चोर का तब पता चलता है जब उस इंसान ने ये एक्शन कॉन्टिन्यूसली किया। स्नैच का मतलब तो चोरी करने से पहले, चोरी करने से पहले कोई चोर कैसे हो सकता है? नॉट एट ऑल। तो यहां पर चॉइस का ध्यान रखें। मेरे सामने एक और सेंटेंस आता है, दे सॉ द चाइल्ड फॉल ऑफ द ट्री या फिर फॉलिंग ऑफ द ट्री। भाई बच्चा पेड़ से गिरेगा, एक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तभी तो देखा आपने, इसलिए यहां पर हम लोगों ने चुना फॉलोइंग। क्लियर है? अब आता है मेरे सामने सेंटेंस ईशान स्टॉप्ड। मैं यहां पर दोनों चॉइस लिखने की कोशिश करता हूं। एक तरफ मैंने लिखा टू स्टॉप और एक जगह पर मैंने लिखने का काम किया स्टॉपिंग। बच्चों क्लोज टेस्ट में मिलते हैं ये लॉजिकल क्वेश्चंस, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दोनों के दोनों आंसर्स अपने आप में ठीक हैं। पहले मैं समझाऊंगा, फिर सभी क्वेश्चंस पर आप दिमाग लगाएं, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस लिखा है ईशान स्टॉप्ड टू स्टॉप, सॉरी मैंने शायद बातचीत थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी। ईशान स्टॉप्ड टू स्मोक, ईशान स्टॉप्ड स्मोकिंग।
मेरे सामने दोनों की दोनों चॉइसेस हैं। इन दोनों चॉइसेस में एक को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। मैंने कहा ईशान स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब इन्फिनिटी होने का मतलब एक्शन इज येट टू बी डन। ईशान चल रहा था, हो सकता है गाड़ी चला रहा था, हो सकता है बाइक चला रहा था, लेकिन वो रुका ताकि स्मोक कर सके, यानी कि एक्शन करना बाकी है। वो धूम्रपान करने के लिए रुका। एंड इफ आई से ईशान स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब ईशान का वो एक्शन कॉन्टिन्यूस था। ईशान नाम का कोई लड़का स्मोकिंग कर रहा था, सामने से मैं आ गया और एकदम से देखा, ओह तेरी की ये मास्टर कहां से आ गया, गुरुजी राम राम। इसका मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूस था। ठीक है बेटा, स्मोक करने के लिए रुका, स्मोक करता हुआ रुका। पहले सारी की सारी कहानी को बड़े आराम से रिवाइज करें, कमेंट से बचें।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लिया होगा। जितने भी आपके जेरेंड है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने का काम करते हैं, इन्फिनिटिव्स वो बताते हैं जो एक्शन हुआ नहीं, अभी होना बाकी है। तो इस खूबसूरत सी बात को याद रखें, कई बार ये क्लोज टेस्ट में आपको उलझाने का काम करती हैं। अच्छा चलो मैं एक सेंटेंस फिर लिखता हूँ समझाने, मैं आपको टाइम इसीलिए देता हूँ बीच में क्योंकि ये दायरा ऐसा है, सुना समझा तो कामयाब है वरना बेकार है। मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा, आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स। अब अगर मैं इसी चीज को फिर कहने की कोशिश करूं, आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स। दिमाग लगाना मेरे भाई, दो सेंटेंसेस लिखे हैं और प्लीज कमेंट पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कमेंट पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, जिस चीज की जरूरत है वो है यहां पर अटेंशन की। तो भाई दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, दो सेंटेंसेस लिखे, इन दोनों के मीनिंग पर काम करूंगा, फिर मैं चीजों को उठाना शुरू करूंगा दूसरे लेवल पर। आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स, फिर मैंने कहा आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स। हिंदी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कल की क्लास में चीजें इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन अब क्लियर होंगी। आप अपने नोट्स को कल से लेकर आगे खींच के लाओगे ना, समझ आएगा। मैंने कहा आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स, इसका मतलब नोट्स अभी मैं लाया नहीं हूं, नोट्स लाने अभी मुझे याद है। नोट्स लाया नहीं हूं, नोट्स लाना है, ये चीज मुझे याद है। फिर मैंने आपके सामने कहा आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स, मैं आपके नोट्स लाया हूं, मैं आपके नोट्स लाया हूं और ये बात मुझे याद है, यानी कि ये एक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ। छोटी सी ही बात के ऊपर आधार बदल जाता है और वर्ब एडवांस यही हमें सिखाता है। बेटा आज तो असली बात हमने शुरू की है, मजा तो अब इसके बाद शुरू होगा भाई। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना।
मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन 3 सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे प्लीज। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं प्लीज। सेंटेंस 1 लिखा है हमारे सामने, ही इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे, ही इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो चीजें बहुत खूबसूरती से समझ आएंगी। ही इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्फिडेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम हमेशा एक प्रेपोजिशन जोड़ते हैं। कौन सी भाई? ऑफ। और ऑफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई। अब प्रेपोजिशन के बाद अगर मैं देखने का काम करता हूं तो प्रेपोजिशन के बाद हम इन्फिनेटिव अगर यूज करते हैं तो बड़ा बेहुदा लगता है ये काम। इन्फिनेटिव अगर हम इसके बाद लिखते हैं तो बड़ा बेहुदा लगता है। थैंक यू सर। अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन के बाद इसे लिखने का काम करते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद टू के साथ ये वर्ब हमने जोड़ी है इन्फिनेटिव, तो इसे बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से समझने का काम करूं, प्रेपोजिशन के बाद तो हम लोगों को नाउन चाहिए भाई, हाँ है ना। हम लोगों को एक बात याद है कि भाईजान प्रेपोजिशन के ठीक बाद तो हम लोग नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, शायद इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों को ये बताया गया है। प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। अब अगर प्रेपोजिशन के बाद मैं नाउन को यूज करता हूं तो नाउन बनाने का एक तरीका तो हुआ 2+V1, ठीक है भाई। एक तरीका हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ देते हैं आईएनजी, ठीक। तो आप ये एक बात समझ पाओगे ध्यान से कि सर प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव अगर मैं लिखता हूं तो इस इन्फिनेटिव की शुरुआत में ये जो टू लिखा है मीनिंग डिस्टर्ब कर सकता है। कई सारे लोग ये सोच सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो मामले में ऐसा लग रहा है कि यार प्रेपोजिशन के बाद फिर से प्रेपोजिशन आ गई। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने 2+V1 को हटाकर ये चीज कंफर्म की कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन बनाने के लिए हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को प्रेफर करते हैं। इसीलिए लिखे हुए सेंटेंस में टू क्वालिफाई को हटाकर और हम लोगों ने लिखने का काम किया क्वालिफाइंग, ठीक है बेटा। सेंटेंस नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है राहुल इज गुड। सभी बच्चों को ये चीज पता है कि गुड के साथ हम हमेशा यूज करते हैं एट, जो कि अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई। और बेटा प्रेपोजिशन अगर हम यूज करते हैं तो प्रेपोजिशन के ठीक बाद जो भी हमारी वर्ब लिखी है इसको हम लोग जेरंड में यूज करते हैं और ये तैयार हुआ सिंगिंग। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को प्रेपोजिशन के दौरान रटा देते हैं कि बेटा हम प्रेपोजिशन के बाद हमेशा V1 के साथ आईएनजी यूज करते हैं। मन करता है उनके यहाँ पर मुक्का मारूं कि ऐसी बातें बोलने से पहले कम से कम सीखने की कोशिश करें। नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ पर मुक्का मारूं, कम से कम बोलते वक्त दर्द तो होगा नालायकों को। यहाँ मुक्का मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, हाँ है ना। ऐसे मूर्खानंद भरे पड़े हैं। अरे यार कुछ का कुछ लपेट रहे हैं, कुछ का कुछ लपेट। ऐसा लगता है कि रामलीला चल रही है और सत्संग में बताते हुए कहते हैं कि जब राम जी के पास कंस आया उसके बाद ऋतिक रोशन की पत्नी भाग गई। अरे तुम उल्लू कहीं के, क्या पढ़ा रहे हो भाई, बेवकूफ बनाया जाता है। अरे मेरे भाई इस जेरंड के बारे में नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको रीजन बताए तो अच्छा लगता है, ठीक है बेटा। अगले इस लिखे हुए सेंटेंस में आते हैं हम तो चीजें क्लियर होती हैं। शी इज वीक। आगे हम लोग अगर देखने का काम करते हैं तो वीक के साथ हम हमेशा यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन। अगर इस इन को मैं ध्यान से देखना चाहूं तो इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई। और भाई प्रेपोजिशन के बाद जो भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं वो नाउन हुआ। तो टू स्पीक हटाकर मेरे दोस्तों हमने यूज करने का काम किया स्पीकिंग। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज।
अब इसी के आधार पर छोटे छोटे नियम हमें तैयार करने को मिलते हैं। कई सारी ऐसी ही प्रेपोजिशन है जिनको देखा जाए तो बहुत परेशान करने का काम करती हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ही इज accustomed to wake up late, या फिर अगर मैं कहूं राहुल has come here with a view to join our club। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, राहुल हैज कम हेयर विद अ व्यू टू, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। इस विद के साथ लिखा ये नाउन और ये लिखा टू, ये सारा का सारा अपने आप में कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अब अगर ये लिखा हुआ अपने आप में कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तो कंपाउंड प्रेपोजिशन के बाद चाहे कुछ भी कहो यार, है तो ये अपने आप में प्रेपोजिशन ही। तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने समझा, इसीलिए इस ज्वाइन की जगह हम लोग यहां पर लिखा हुआ देखते हैं ज्वाइनिंग। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो मेरे भाई अकस्टम्ड के साथ जुड़ा है ये टू, और ये काम करता है अपने आप में प्रेपोजिशन का। और अगर ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन हुई तो प्रेपोजिशन की वजह से वेक ना होकर हम लोग यूज करते हैं वेकिंग। और इसीलिए ये नियम रटाया जाता है कि देखो बच्चों, हैबिचुएटेड टू, accustomed to, prone to, addicted to, given to, ठीक है, look forward to, in order to, एक और लिखा मेरे सामने नजर आया, with a wave to। इन सभी की अगर हम बात करना चाहें तो बच्चों अब कितना आसान हो गया है, ये इन्फिनेटिव का हिस्सा नहीं, ये अपने आप में प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन होने की वजह से ही हम इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इस बात को मैं उम्मीद करता हूं एक बार आप ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे, फिर मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा।
सामने भी आए हैं, यही क्वेश्चंस पेपर आपके सामने बार बार रखता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इन चीज़ों को सोचते हैं कि रट लेंगे काम चल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चल लेता हूँ। देखो भाई, हम तो सीधी सी बात एक चीज़ जानते हैं, समझना चाहोगे चीज़ें आसान है, रटना चाहोगे कुछ समय तक रट पाओगे। आज हो सकता है कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर बीच बीच में कहाँ जा रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आप लोगों को आज सोचने का समय दे रहा हूँ। क्योंकि 2 बार 3 बार पढ़ता शुरू करता है ना एक इंसान, उसका दिमाग खुलना शुरू होता है, उसे महसूस होता है कि यार ये चीज़ तो इतनी सिंपल सी है, क्यों परेशान हुए। आ जाओ बेटा। एक और कैटेगरी हमारे सामने आती है, पहले बेसिक लेवल तैयार कर दूं आप लोगों का, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो बहुत खूबसूरत लेवल पे जाएंगे हमारे। पार्टिसिपल्स होते क्या है बेसिकली? पार्टिसिपल्स बेसिकली एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब से बने हैं इसलिए इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि ये वर्ब से बने होते हैं इसलिए हम इन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि वर्ब से तैयार होता है। मैं इसको थोड़ा सा हिस्सों में बांटना शुरू करूंगा, और इसके पहले टाइप का नाम आता है मेरे भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने का काम करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ा आईएनजी। ये बेसिकली काम किस चीज का करता है, अभी अभी बताया। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सॉ अ बर्निंग हाउस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सभी बच्चों को जानकारी है। ये लिखा आई हमारे सामने, सब्जेक्ट, सॉ एक वर्ब, आई सॉ व्हाट का आंसर हुआ नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से इसका जिक्र आया। व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ये हमारे सामने तैयार हुआ बर्निंग, ठीक है। इसी कायदे से ये हुआ एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव का नाम हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको याद होगा हम लोगों ने इस पार्टिसिपल नाम की बातचीत का जिक्र सबसे पहले एडवर्ब में सीखा था, वेरी और मच के फर्क में। कुछ याद है बच्चों? वेरी और मच के फर्क में हमने इसे सबसे पहले सीखा समझा था। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। मैं अगर कहने की कोशिश करूं ही स्टॉप्ड अ बार्किंग डॉग। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं सर ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, स्टॉप्ड बेसिकली एक फाइनाइट वर्ब है। अगर ही स्टॉप्ड व्हाट, ये जवाब हुआ डॉग। इसी की वजह से शायद हम यूज कर रहे हैं आर्टिकल का। ही स्टॉप्ड व्हाट, अगर इसकी मैं बात करता हूं व्हाट काइंड ऑफ डॉग, तो यानी कि ये हुआ हमारा एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन पर यह सवाल पूछ लिया जाता है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, और अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने का काम करोगे लाडले बच्चों, यहाँ पर 3 जगह पर हम लोगों ने वॉकिंग का यूज किया। तीनों की तीनों इस वॉकिंग को थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करें।
मैंने आपके सामने ये 3 वर्ब्स लिखी हैं, फॉर्म्स, एक बार देख लेते हैं मेरे साथ मिलकर। राखी इज वॉकिंग। मैं अगर इसके टेंस को बदलने का काम करूं तो सर आप, मैं अगर कहूं पास्ट इंडेफिनिट में देखो इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाए, तो आप कहोगे राखी वॉक्ड, हाँ या ना। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ अगर रूप बदल रहा है टेंस के अकॉर्डिंग, तो यानी कि फाइनाइट वर्ब हुई। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये देखिए हमारे सामने स्टिक, स्टिक बेसिकली नाउन है, और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से आप इस आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्टिक, तो आपने कहा वॉकिंग, यानी कि ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव हुआ तो ये हुआ हमारे सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल। भाई सिंपल सी बात हो गई, पहचान नहीं तो है। इस लिखी बात को मैं देखना चाहूं, व्हाट इंप्रूव्स वंस हेल्थ, अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो ये नाउन हुआ, और नाउन होने के नाते ये हुआ जेरंड। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप अपने लिखे हुए किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में इन वर्ब्स को बड़े आराम से पहचान पाओगे। आई होप आप इनको आप आराम से पहचान पाओगे। ये तो हुआ हमारा जी पहला दायरा, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही एक दूसरे टाइप को हम लोग समझने का काम करें तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के ही दूसरे दायरे को हम समझने का काम करें तो ये हुआ हमारे सामने पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। काम तो ये वही करेगा, एडजेक्टिव वाला। चलो एक दो सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं एक सेंटेंस, ईशा फाउंड द लॉस्ट कीज। लॉजिकली समझे इस चीज को, ईशा अपने आप में नाउन हुआ, फाउंड अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। सर जरा टेंस बदलो, शक्ल बदल जाएगी। ठीक है, ईशा फाउंड व्हाट, आपने जवाब दिया कीज, ये नाउन हुआ। इसी नाउन की वजह से आर्टिकल द का यूज हुआ। फाइन, इफ आई आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ कीज, तो आपने जवाब दिया एडजेक्टिव। क्लियर है, यानी कि ये हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल। अरे भाई हाँ है ना, नॉट अ बिग डील। अगर मैं कहना चाहूं द कोर्स इज अपडेटेड, तो ये अपडेटेड अपने आप में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो क्वालिफाई कर रहा है कोर्स को। ठीक है बेटा। अच्छा, हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, देयर इज अ मिस्ड कॉल। क्या कहोगे भाई? चलो मेरे भाई, मुझे लगता है ये चीजें भी आप लोगों को समझ आ रही होंगी। कितना सा आसान सा सवाल है। देयर इज व्हाट, ये हुआ आपका नाउन। ठीक,
तो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे, ये तो भाई एडजेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है। तो एडजेक्टिव के दायरे पर अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारे सामने, ठीक है। तो ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं इनके बीच छोटी छोटी चीजों को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। पहले एक सिप पानी पीऊंगा मैं आप लोगों के लिए, है ना। ये छोटा सा पानी पी लूं, फिर उसके बाद बेहोश करना शुरू करूंगा। अरे छोटा सा पानी का मतलब होता है ये एक छोटी सी सिप, अच्छा सॉरी थोड़ा सा पानी हमारे सामने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं दीपक जी, ये कह रहे हैं सर छोटा सा पानी नहीं होता, थोड़ा सा पानी होता। देख भाई सुबह 8 बजे से पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा जो है दिमाग चल जाता है, ठीक है। देखो बेटा ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, अब मुझे थोड़ा सा ना इन चीजों को समझना है, क्योंकि कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। भाई अगर कल की क्लास अच्छे से पढ़ लेंगे और आज की क्लास अच्छे से पढ़ लेंगे तो इतनी खूबसूरत बातें समझ में आ जाएंगी। मैं क्या जी ने मेरा दिल लुटिया, सारे सेट हैं जी। अच्छा बेटा अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, आई सॉ अ बर्निंग हाउस, और फिर मैंने कहा आई सॉ अ बर्न्ट हाउस। दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। फिर परीक्षा ने क्या पूछा वो लिख कर आऊंगा, पहले दोनों के मीनिंग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सोचने की कोशिश करो बेटा। चलिए भाई जी अब थोड़ी सी बातों को देखने की कोशिश करते हैं। अगर इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में मैं देखूं तो मेरे भाई ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हुई, ये आपका नाउन हुआ, फाइन। और नाउन से ठीक पहले आने वाली जो भी बात है ये इसी से ठीक पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने लिखा एडजेक्टिव, ये भी हमारे सामने एडजेक्टिव है। अगर हम थोड़े से चीजों को ध्यान से देखने का काम करें तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव भले ही हो लेकिन इनके अंदर बेसिक जो इनकी क्वालिटीज हैं वो कभी हटती नहीं, वो कभी बदलती नहीं। आप अगर इस बर्निंग की बात करना चाहें तो बर्निंग हाउस के साथ अगर जुड़ रहा है तो इसका मतलब तो मुझे समझ में आ रहा है यकीनन कोई ऐसा घर है, यकीनन कोई ऐसा घर है जिसके अंदर आग लगने का काम जो है वो कॉन्टिन्यूस है। भाई बात कुछ समझ में आई? यकीनन कोई ऐसा यकीनन कोई ऐसा घर है जो जल रहा है, क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो यहां पर मेरे दिमाग में एक मीनिंग दूसरा तैयार हुआ, और वो मीनिंग तैयार हुआ कि कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा घर है अगर जिसे देखने की कोशिश करूं तो वो जल चुका, फाइन। अरे हाँ है ना, तो दोनों के मीनिंग समझ में आ गए। ये तो खैर मैंने आपके सामने चित्रकारी की, अब इस चित्रकारी के बाहर अगर मैं लेकर चलना चाहूं तो तरीका थोड़ा सा बदल सकता है। ये हर एक सेंटेंस पर काम नहीं करता वैसे। आप इस बर्निंग को हटाओ और यहां पर लगा दीजिएगा विच वॉज बर्निंग। तो मैं चाहूं तो इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्लॉज में बदल सकता हूं जिसे हम रिलेटिव क्लॉज नाम से जानते थे। अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो इसे भी हटाकर हम रिलेटिव क्लॉज की कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये हुआ विच वॉज बर्न्ड। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्शन तो अपने आप में लगभग कंप्लीट है, पैसिव वॉइस है। इसकी बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है, ठीक है बेटा। अब यहां से सवाल क्या मिला पेपर में वो रख रहा हूं आपके सामने। दे सर्व्ड अस
steamed, steaming coffee. They served us. पेपर के पूछे सवाल हैं बेटा ये. Steaming मोमोज. ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे मिलते हैं. थोड़ा सा दिमाग में लगाने का काम करें. तो दोनों के दोनों जो भी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर ये मजाक तैयार कर रहा था उन्हीं के आधार पर ये चीजें उठती हैं. जो थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने बता रहा था खेल उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें जुड़ती हैं. सेंटेंस पर काम करना चाहूं, दे सर्व्ड अ स्टीम्ड स्टीमिंग कॉफी. तो आप सभी के सभी इस चीज का दिमाग में एक छोटा सा परसेप्शन तैयार करेंगे कि कॉफी जब आप लोग पीते हैं मग में पीते होगे. ये रख दी भाई मैंने इसके अंदर कॉफी. तो कॉफी कुछ ऐसी ही होती है. तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस बताने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसी कॉफी जिसके अंदर से भाप उठ रही है. अगर ऐसी बात है तो भैया आपके पास आंसर तैयार हुआ, स्टीमिंग कॉफी. मैं अगर मोमोज की बात करूं तो सर मोमोज का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा फूड आइटम है, ये एक ऐसा खाने का चीज है जिसको भाप से पकाया जाता है. तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो गया जी, स्टीम्ड मोमोज. अगर ऐसा भी मैं कहना चाहूं कि मान लो एक प्लेट में मेरे सामने मोमोज सर्व किए गए हैं, मान लीजिए मेरे सामने मोमोज सर्व किए गए हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मोमोज से भी तो भाप उठ रही है. तो सर इसका ये आंसर भी पॉसिबल है. तो कई जगह पर इन पार्टिसिपल का जिक्र अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरती से घुमाया जाता है. क्लियर है. पहले इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना. खैर मैं अब रुक नहीं रहा हूं, मैं चीजों को लेकर चलना चाहूंगा बेटा जी आगे. फाइन. अब बेटा इन्हीं के पार्टिसिपल्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो इन्हीं पार्टिसिपल्स को थोड़ा आगे हम लेकर चलने का काम करते हैं. वो क्या है थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो. मैं इस पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करता हूं. ठीक है जी. अब अगर पार्टिसिपल फ्रेज की मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा लॉजिक काम करते हैं. और जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा, सीइंग अ स्नेक शी क्राइड फॉर हेल्प. प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है ये. देखो ध्यान से. सी के साथ आईएनजी हमने जोड़ा, सी के साथ आईएनजी हम लोगों ने जोड़ा. तो बेसिकली ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब तो है नहीं, ये अपने आप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. अब अगर सीइंग की मैं बात करता हूं तो ये जुड़ा हुआ इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग इसे कहने की कोशिश करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज. अब ये पार्टिसिपल फ्रेज क्वालिफाई किसे कर रहा है, शी को. और इसी शी ने आगे क्या एक्शन परफॉर्म किया, क्राइड फॉर हेल्प. इसी ने सांप को देखा और इसी ने हेल्प के लिए क्राई किया. पहली बात समझ आई. एक बार फिर से ट्राई करता हूं. मैंने कहा हियरिंग माई नेम रजत स्माइल्ड स्टीलली. अगर मैं इस बात को समझने का काम करूं तो सेंटेंस कितना प्यारा है. हियरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. अब इसी के साथ जुड़ा है माई नेम, तो ये सारा आपका पार्टिसिपल फ्रेज हुआ. किसने सुना, ये सारा का सारा जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है क्वालिफाई किसे कर रहा है, रजत. और इसी रजत ने आगे काम क्या किया, स्माइल्ड स्टीलली. ठीक है जी. दो बातें हमारे सामने आ रही हैं. फाइन. ये हुआ हमारे सामने पार्टिसिपल फ्रेज. ठीक है जी. अब अगर मैं इसी तरीके से पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो इसका भी सेंस तैयार होता है.
ठीक है जी, सेंटेंस को देखने की कोशिश करें। ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। लोस्ट इन होप पास्ट पार्टिसिपल हुआ, इसी के साथ जुड़ा इन होप ये पार्टिसिपल फ्रेज हुआ। अब ये सारा क्वालिफाई किसको कर रहा है? शी को, और इसी ने इंतजार करने का काम किया। यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? अब इस चीज को पहले एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चंस कैसे घुमाए जाते हैं मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। तो इस बात को तो समझाने में कोई शायद मुझे लगता है सेंस नहीं होगी कि भैया हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है, वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा लिया। अब देखो इसी के आधार पर एक तीसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने से पहले परफेक्ट हम कहने की कोशिश करते हैं जो हमें बताने का काम करता है एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट है। कैसा एक्शन है? जो कंप्लीट है। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा हैविंग heard all the arguments, the judge announced the verdict। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करना। परफेक्ट पार्टिसिपल हम जब बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब जो अपना आप में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा का पूरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, सुनने का काम किसने किया? जज ने। ठीक, और सर जज ने सुनने का काम कंप्लीट किया, और काम कंप्लीट करने के बाद आगे ये जो भी एक्शन हुआ इसने परफॉर्म किया। थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस लिखने का काम किया था, सीइंग अ स्नेक शी क्राइड फॉर हेल्प। यहां पर सीइंग अ स्नेक का मतलब वो एक्शन देखने का अभी भी कंटिन्यूअस कर रही है, तब उसने मदद के लिए चिल्लाया। ठीक है बेटा। अब आपके सामने सवाल परीक्षा किस तरीके से देती है, मैं एक छोटा सा सवाल लिखूंगा। मैंने कहा इस लिखे सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो, गड़बड़ क्या है। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर थोड़ा ध्यान से देखने का काम करोगे, आप कहोगे सर अगर मैं इस लिखे हुए परफेक्ट पार्टिसिपल को ध्यान से देखूं, इस परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या इस मदर से कोई लेना देना है? नहीं। आप कहोगे सर मदर ने तो उसे जाने की इजाजत दी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्टिसिपल फ्रेज इस मदर को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो जिसे क्वालिफाई किया है वो शायद हिम की बात कर रहा है। तो हिम की बात करने का मतलब इसे क्वालिफाई करने का जिक्र नहीं है, ये क्वालिफाई जिसे कर रहा है वो जिक्र कर रहा है किसके लिए?
ही के लिए। तो अगर हमारे सामने ऐसे पार्टिसिपल फ्रेज किसी और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसे मेंशन करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक, चलो मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कमेंट्स पर आऊंगा। मेरे सामने सेंटेंस लिखा है, ध्यान से पढ़ें इसे। बीइंग संडे, राज कैंसल द मीटिंग। संडे होने का एक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, संडे होने का एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अबे गधे, हर्ष अभी पढ़ा रहे हो, अभी गुड नाइट सर लिख के भाग रहा है, नलायक कहीं का। ये मूर्खानंद है, बेवकूफ इंसान। मैं पढ़ा रहा हूं गुड नाइट सर। नशा तो नहीं कर लिया आपने, लगा तो नहीं लिया पुड़िया, बेवकूफ। अब अगर मैं इसे देखना चाहूं तो बीइंग तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बीइंग होने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि संडे होने का एक्शन तो अपने आप में चल ही रहा है। अगर मैं इसे ध्यान से देखने का काम करता हूं तो क्या बीइंग संडे राज को एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो बेवकूफी है, ये किसी राज की बात नहीं कर रहा। तो सर अगर संडे डे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो डे को बताने के लिए राज नहीं है, डे को बताने के लिए हम एक डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं और वो हुआ इट। मुझे आज भी याद है कई सारे बच्चों ने जब प्रोनाउंस पढ़े थे मेरे साथ तो उन बच्चों ने इस सवाल को पूछा था, ठीक है, और मैंने उससे को कहा भी होगा कि भैया वर्ब एडवांस की बातें ये उस समय समझेंगे। दोस्तों यहां तक मैं बातचीत को रोकना चाहूंगा, अपने घर पर यहां तक के खेल को रिवाइज करना। कल बहुत खूबसूरत बातचीत मैं करूंगा और हम वर्ब एडवांस के क्वेश्चंस पर भी पहुंचेंगे। कुछ चीजें अभी बचती भी हैं हमारी, बहुत टेक्निकल बातें हैं, पहले यहां तक की बात को पढ़कर रिवाइज करके आए। 2 मिनट के लिए कमेंट्स पर आ जाएं, गुफ्तगू करेंगे। आदित्य बेटा ऐसी बकवास मत लिखो कि सर जी इतनी तो जीएफ से मिलने की एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी वर्ब एडवांस पढ़ने की थी। ऐसी बकवास से मत लिखा करो बेटा, ये नॉनसेंस लगती है। एम्प्टी वर्ब्स सुपरफ्लोस नहीं होती। हर्ष बाबू आपका नाम लेने के लिए गुड नाइट बोला, ब्लॉक भी करवा दूंगा बेटा मैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। पढ़कर आए, रिवाइज करके आए, कल बात करते हैं बेहोशी वाली। गुड नाइट एवरीवन।